गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भोले शंकर अग्रहरी, ऑफिस असिस्टेंट, बड़ौदा यूपी बैंक। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि अभी बिगिनर हैं या फिर प्रीलिम्स क्लियर उन्होंने किया है लेकिन भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि इस बार उनका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। तो काफ़ी लोग अभी कॉन्फिडेंस लेवल अपना गिराए हुए हैं, दूसरे के मॉक में देख रहे हैं नंबर के उनके अधिक आ रहे हैं, इससे भी वो घबराए हुए हैं कि मेरे तो कम आ रहे हैं, 40-45 ही आ रहे हैं, उसके 60 आ रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी लोगों का भी कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ है, काफ़ी परेशान हैं और मेरे पास मैसेज किया कि क्या किया जाए कि हमारा प्रीलिम्स निकले। इस टॉपिक को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं मेंस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए और क्लर्क के लिए फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी उसमें ही अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फिडेंट की। कॉन्फिडेंस लेवल क्यों गिरा है? सपोज दैट आप मानिए आप सिलॉक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपने किए, 5 के पाँचों गलत चले गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। लेकिन उसके बाद आपके पाँचों क्वेश्चन गलत होने के बाद आपने 2 घंटे सिलॉक्स की क्लास देखी, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और फिर से आपने वो 5 क्वेश्चन किए, वो पाँचों क्वेश्चन सही के सही गए, क्योंकि इसके पीछे का क्या कारण रहा कि आपके पास नॉलेज की कमी थी, अज्ञानता थी। तो इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ था। जब आपने नॉलेज गेन किया, ज्ञान की प्राप्ति की, तो आपके अंदर क्लैरिटी आई, उस चीज़ को लेके क्लैरिटी आई, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आ जाएगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो चीज़ें सही होने लगती हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने अंदर क्लैरिटी लाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी कमियों को दूर करिए, अपनी अज्ञानता को दूर करिए। और कोई इसका दूसरा वो नहीं है कि किसी का मोटिवेशनल आप वीडियो देख लो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये सब सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन एवरग्रीन यही है कि आप अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाइए, आप अपने अंदर क्लियरिटी को लाइए, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी सिलॉक्स का एग्जांपल देके बताया, वो चीज़ हर टॉपिक पे और आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है। फिर बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क हो गया, काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया, कुछ लोग के अटेम्प्ट अच्छे हैं, कुछ लोग अभी डाउट में क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। उसके अलावा आरआरबी पीओ का अगले ही हफ्ते एग्ज़ाम है, फिर उसके अगले हफ्ते आपका आरआरबी क्लर्क का भी एग्ज़ाम है, तो लगातार एग्ज़ाम ही आ रहे हैं, फिर आईबीपीएस क्लर्क का भी आएगा। तो कैसे हम इसको साथ साथ करें? काफ़ी लोग घबरा जा रहे हैं इसको लेके। तो मेरे हिसाब से इसमें घबराने की बात नहीं, बल्कि ये तो और अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आरआरबी का कोई अलग सिलेबस है, आईबीपीएस का कोई अलग सिलेबस है, एसबीआई का अलग सिलेबस है। आपको तो मान लीजिए गोरखपुर से लखनऊ जाना है, रोड एक ही है, तो आपको तीन फल खरीदने हैं। मान लीजिए अंगूर खरीदना है, सेब खरीदना है, आम खरीदना है, तो आपको एक ही रास्ते पे तीनों अगर मिल जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपको 3 जगह नहीं जाना है, एक ही सिलेबस पढ़ के आपको तीनों एग्ज़ाम की तैयारी हो जा रही है, आप तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो ये तो बहुत बेस्ट चीज़ है कि एक साथ ही आपकी तैयारी में तीनों एग्ज़ाम हो जा रहे हैं। आप खुद को भी एनालिसिस कर पाओगे, आपने एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम दिया है अभी हाल ही में, तो आप खुद को एनालिसिस कर पाएंगे कौन कौन सा टॉपिक है जो इस पे मुझे और मेहनत करनी चाहिए। उस टॉपिक पे इम्प्रूव करके आप आरआरबी पीओ में और अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आरआरबी पीओ देने के बाद आप खुद को एनालिसिस करेंगे कि हाँ, ये टॉपिक था जिसमें मैंने अच्छे अटैम्प्ट नहीं किए, तो आने वाले आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में मैं उसमें अच्छा अटैम्प्ट कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये आपके लिए चांस है कि आप खुद को एनालिसिस करके उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराइए कि हमारे एग्ज़ाम एक साथ ही सब आ रहे हैं और कैसे हम इसको डील करें। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि सारे एग्ज़ाम एक साथ आ रहे हैं और आपको एक ही तैयारी में सारे एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई कर सकते हो। फिर बात ये आती है, काफ़ी लोग परेशान हैं कि टाइम मैनेज उनका नहीं हो पा रहा है। तो कुछ लोग हैं मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं अभी प्रीलिम्स में ही वो कंफ्यूज हैं कि प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं।
इसलिए मैं दो कैटेगरी में बांटता हूँ। जो मेंस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट हैं, उनके लिए मैं सेपरेट अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी इस वीडियो में बात करूँगा जो भी प्रीलिम्स को लेके अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं है 100%, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊँगा, आप पहले उनको समय दीजिए, जो मैं टारगेट ग्रुप में देता हूँ वो सब भूल जाइए। मैं जो इस वीडियो में बताऊँगा आप उसको फॉलो करिए। उसके बाद यदि समय बचता है तो आप 4 टॉपिक पढ़ेंगे। एक इंग्लिश का, अगर आप आरआरबी पीओ के लिए या एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे तो आप इंग्लिश पढ़िए, अदरवाइज उसके ऑप्शनल में आप हिंदी पढ़िए। और करंट अफेयर आप पढ़िए, और आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़िए, अभी से कंप्यूटर पढ़िए। लेकिन ये तभी पढ़िएगा जब मैं जो इतना वीडियो में बताऊंगा वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर लोगे। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूँ आज के समय में इन 2 महीनों में, अगस्त और सितंबर में, कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ाई को देना चाहिए। यदि आप कम दे रहे हैं तो आप इसके लिए सोचिए, किसी न किसी तरह से आप अपने आप को एडजस्ट करिए, टाइम मैनेज करिए। घर पे अगर समस्या आ रही, घर पे आप कन्विंस करिए, आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 8,000 वैकेंसी आई है और 8 लाख बच्चे फार्म भरे हैं, तो प्रीलिम्स में तो वैकेंसी के 10% यानी 80,000 लोग जाएंगे, और फिर फाइनली सेलेक्ट होंगे 8,000 यानी उसके 10%, यानी एक सीट के लिए 100 लोग लड़ रहे हैं। इसलिए कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको मेहनत भी बहुत जम के करनी होगी। आप यदि ये सोच रहे हैं कि 4, 6, 8 घंटे पढ़ के आप निकाल लेंगे दोनों एग्ज़ाम, तो निकाल वही पाएगा जो बहुत तेज़ होगा पढ़ने में। आप एवरेज स्टूडेंट है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा, कम से कम 12 से 14 घंटा देना पड़ेगा। मैं कम से कम बता रहा हूँ, अधिकतम आपके ऊपर आप कितना दे सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने अपने यूज में की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पर घर का भी काम करती हैं, झाड़ू हो गया, खाना बनाना हो गया। तो ऐसे टाइम में आप कुछ ऐसे क्लासेस देख सकती हो जिसमें आपको कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना है। जैसे करंट अफेयर के क्लास हो गए, एरर डिडक्शन के क्लास हो गए, बैंकिंग अवेयरनेस के क्लास हो गए, एडिटोरियल के क्लास हो गए, और अपने परफेक्शन बैच हो गए। तो ये सब टॉपिक आप खाना बनाते वक्त, झाड़ू पोछा करते वक्त, ईयरफोन लगा के खाना खाते वक्त, ये सब देख सक कर करके आप उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये सब मैंने खुद प्रैक्टिकली किया हुआ है, इस तरह से टाइम यूटिलाइजेशन, तब मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आते हैं, टाइम मैनेजमेंट की तो बात हो गई इस तरह से। दूसरा, आप टेलीग्राम यूज करते हैं, बहुत सारे ग्रुप में जुड़े होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, उसको नोटिफिकेशन से आप डिस्टर्ब होंगे। 10 यूट्यूबर हैं, 10 तरह की बातें बताते हैं, आप सुनते हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। आप टेलीग्राम पे 75 चैनल पे ज्वाइन हो, उससे भी बहुत डिस्टर्बेंस होती है। व्हाट्सअप फेसबुक चला रहे हो, उससे भी डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं ये सुझाव दूंगा, आने वाले 2 महीनों के लिए आप इन सब से जितना अधिक से अधिक दूरी हो पाए बना लीजिए। मैं सुझाव दूंगा, यदि आपके इस टेलीग्राम से डिस्टरबेंस हो रहा है, आप उस ग्रुप को लीव कर दीजिए, या फिर किसी अदर नंबर से आप टेलीग्राम पे एक आईडी बना लीजिए और सिर्फ उसी ग्रुप में जुड़िए। केवल उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में रहिए जो आपके एग्ज़ाम में आपका हेल्प करें, ना कि आपको डिस्टर्ब करें। और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब से अभी छुट्टी ले लीजिए 2 महीनों के लिए। बाकी जो आपकी पर्सनल लाइफ है, फैमिली, फ्रेंड्स, उनसे भी कुछ दिनों के लिए दूरी बनाने की कोशिश करिए। लिमिटेड ही बातचीत रखिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन अपने गोल को दीजिए। अब आते हैं, बात ये तो हो गई बात टाइम मैनेजमेंट की, इससे आप अपना टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो और साथ में अपने आप को जो है गोल के लिए कंसंट्रेट हो सकते हो। फिर बात आते हैं कि आरआरबी पीओ प्रीलिम के लिए टॉपिक वाइज कैसे तैयार करें। काफ़ी लोगों को डीआई में दिक्कत आ रही है, काफ़ी लोगों को अर्थमेटिक में दिक्कत आ रही है, काफ़ी लोगों को रीजनिंग में दिक्कत आ रही है। तो इस पे एक बार हम टॉपिक वाइज बात करना चाहते हैं। जैसे अर्थमेटिक में कोर टॉपिक होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, ये सब, रेशियो प्रोपोर्शन, ये चारों सबसे मेन कोर टॉपिक हैं। तो अगर आपकी इन 4
टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड नहीं है, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि इन 4 टॉपिक को अब भूल के भी मत पढ़िए। आप पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपका समय भी बर्बाद होगा, एनर्जी भी लॉस होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल धड़ाम से गिरेगा। तो इन 4 टॉपिक को आप भूल जाइए। इन 4 टॉपिक के अलावा जो टॉपिक हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन एक एक नंबर के एग्जाम में आते हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे एवरेज हो गया, एज हो गया, ट्रेन हो गया, पाइप एंड टैंक हो गया, उसके अलावा आपका पार्टनरशिप हो गया। तो ये छोटे छोटे टॉपिक, टाइम एंड वर्क हो गया, इसमें आप एक एक नंबर के होते हैं। आप इन सबको एक दिन में एक टॉपिक पढ़ सकते हो। आप आराम से, अगर 7 दिन ही बचे हैं आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में, 7 दिन में 7 टॉपिक ही पढ़ लिए तो आप कम से कम 5 नंबर अर्थमेटिक में आप गेन कर लोगे। उसके अलावा डीआई कम से कम 10 नंबर की आएगी। अब काफ़ी लोगों का ये भी समस्या होता है कि डीआई नहीं बन पाता है, कैलकुलेशन कम है या फिर अप्रोच भूल जा रहे हैं। तो उसके लिए आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए तो सेक्शनल टेस्ट दीजिए, और स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप 25 तक का स्क्वायर, 25 तक का क्यूब और साथ में कम से कम 1 से लेके 25 तक का फ्रैक्शन आप डेली एक कॉपी पे लिखिए। आधा घंटा ये आपका बर्बाद होगा, लेकिन इस लास्ट 7 दिनों में ये आपको हर हाल में करना ही करना है। यदि आपको स्पीड बढ़ानी है और एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपका स्कोर भी अच्छा होगा और स्पीड एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी। ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। साथ में स्मार्ट कीड़ा पे फ्री क्विज अवेलेबल हैं। आप गूगल पे जस्ट टाइप कर दीजिए फ्री क्विज स्मार्ट कीड़ा और टॉपिक का नाम लिख दीजिए। टॉपिक का नाम एज लाइक आप लिख दीजिए फ्री क्विज स्मार्ट कीड़ा सिंप्लीफिकेशन। तो आपको क्विज ढेर सारे आ जाएंगे। एक क्विज में 10 क्वेश्चन होते हैं। आप डेली मिसिंग नंबर सीरीज का एक क्विज, क्वाड्रेटिक का एक क्विज, सिंप्लीफिकेशन का एक क्विज, सिलॉग्स का एक क्विज और रॉन्ग नंबर सीरीज का एक क्विज, टोटल मिला के इन 5 टॉपिक का एक एक क्विज आप देंगे। 50 क्वेश्चन आपके डेली के प्रैक्टिस होंगे और आपका ये बहुत फ़ायदा करने वाला है आपके मॉक टेस्ट में भी एज वेल एज आपके एग्ज़ाम में भी। इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिलॉक्स में रीजनिंग सेक्शन में किसी में उतना गलती नहीं होता जितना सिलॉक्स में होता है। आप अगर अभी से 10-10 सवाल प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो एग्ज़ाम तक 70 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो भी काफ़ी है। आपकी क्लियरिटी भी हो जाएगी और एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन रहेगी। साथ में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आप अगर 10-10 प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पैटर्न भी रिवाइज हो जाएगा और कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी। वो चीज़ आपको डीआई में भी हेल्प करेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं अभी आजकल पीओ प्रीलिम्स के मॉक में आ रहे हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कंपैरिजन करने का। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो बेसिक मैंने बताए हैं एवरेज और बोट एंड स्ट्रीम और एज, इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के तैयार कर लो और उनसे रिलेटेड अगर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के हैं तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए। बाकी 4 टॉपिक हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर इलिगेशन और साथ में रेशियो प्रपोर्शन, इन चारों को आप भूल जाइए तो बहुत ही बेहतर है इन 7 दिनों के लिए। अब बात आते हैं कि कैसे हम अपने नंबर को बढ़ाएं मॉक में। अगर मेरे 40-45 नंबर आ रहे हैं तो इसको हम कैसे बढ़ाएं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि दोनों सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है और कौन सा सेक्शन आपका वीक है। यदि आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप डेली 7 दिन तक मैथ का जो है क्वांट का आप सेक्शनल मॉक दीजिए। 20 मिनट होता है सेक्शनल मॉक, आप 7 दिन एक एक दीजिए। और अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है, रीजनिंग वीक है, तब रीजनिंग का डेली एक एक सेक्शनल मॉक दीजिए। तब आप फुल मॉक बाद में दीजिएगा, पहले रीजनिंग का आपको या क्वांट का एक सेक्शनल मॉक डेली देना है। एक ही देना, उससे अधिक देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फुल मॉक। तो बहुत लोग 4 मॉक दे रहे हैं, 5 मॉक दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप ये सोच रहे हो कि मॉक देने से आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। आप 2 मॉक से अधिक मत दीजिए, एक सुबह दीजिए एक शाम दीजिए, इतना काफ़ी है। 2 मॉक दीजिए, अच्छे से एनालिसिस करके आप टॉपिक को पढ़ के आप
अपने अंदर सुधार लाइए, तब नंबर बढ़ेंगे, ना कि अधिक मौक देने से। अधिक मौक देने से परफॉर्मेंस अगर ख़राब होती है तो अपने आप ही फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो अगर आप पढ़ने वाले थे 8 घंटा, पढ़ पाओगे 4 घंटा, आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए ऐसी गलती मत करिए। एक मॉक सुबह दीजिए, अच्छे से एनालिसिस करके टॉपिक पढ़िए, उसके बाद फिर दूसरा मॉक शाम को दीजिए पढ़ने के बाद, फिर उसमें जो कमी लगे उसको सुबह में पढ़िए। इस तरह से आप मॉक दीजिए। अब मॉक में कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक को किस किस तरह अटेम्प्ट करें। तो आप चाहे पहले रीजनिंग सेक्शन में चले जाओ चाहे क्वांट में, वैसे मैं सुझाव दूंगा पहले रीजनिंग में सॉल्व करिए। रीजनिंग में जितने मिसलिनियस टॉपिक हैं, अगर 20 नंबर का पजल आ रहा है, 20 नंबर का मिसलिनियस, तो पहले 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन बना लो मिसलिनियस के। हो सकता है 12 मिनट लग जाए, इससे अधिक नहीं लगने चाहिए। इससे अधिक अगर लग रहे हैं तो आप चेक करिए मॉक के बाद एनालिसिस में कि किस टॉपिक में आपके एवरेज टाइम से अधिक लग रहे हैं। उस टॉपिक पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए उसकी क्लास देख के, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने में मिसलिनियस के, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, सिलॉक्स के होते हैं, ब्लड रिलेशन के होते हैं, डायरेक्ट एंसेंस के होते हैं, इनइक्वालिटी के होते हैं, तो 10 से 12 मिनट बहुत हैं 20 क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आपके 10 से 12 मिनट में बन जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप उसके बाद चले जाइए क्वांट सेक्शन में। क्वांट सेक्शन में आप मिनिमम 20 मिनट दीजिए ही दीजिए, उससे कम मत दीजिएगा। 20 मिनट कम से कम आपको क्वांट में देना है। अब उसमें अटेम्प्ट कैसे करना, सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे फर्स्ट पे, सेकंड पे आप जो है करेंगे अपना क्वाड्रेटिक, और थर्ड में करेंगे नंबर सीरीज। अगर मिसिंग नंबर सीरीज है तो उसको करेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज है तो ध्यान से देखेंगे, जो समझ में आएगा वही करेंगे, ज़्यादा समय मत बर्बाद करेंगे। आजकल के रॉन्ग सीरीज ऐसी हैं कि दिमाग का दही बना दे रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे, टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं। इसीलिए आप ध्यान रखिए, मिसिंग नंबर सीरीज है तो सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से, रॉन्ग हो तो जो समझ में आए, जो 10-15 सेकंड में आपको अगर पैटर्न लगे कि हाँ आ जाएगा तब करिए, वरना उसको छोड़ दीजिए। फिर आगे बढ़ के आप डीआई देखिए, 2 डीआई आएंगे, कोशिश करिए दोनों डीआई सॉल्व करने की, 2 ना सॉल्व हो तो कम से कम एक ज़रूर सॉल्व करिए। फिर उसके बाद आप अर्थमेटिक के टॉपिक पे बढ़िए। अर्थमेटिक में मैंने जो बताया आप देखिए, जो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हो, टाइम एंड वर्क के हो, पाइप एंड टैंक के हो, एज के हों, एवरेज के हो, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के हों, इन सबको सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व हों, टोटल मिला के आप अप्रॉक्स अनुमान लगा के चलिए। अगर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के 15 क्वेश्चन, 15 में से 12 भी बन गए, और 5 से 8 क्वेश्चन आपके डीआई के बन गए तो 20 हो गए, और 5 से 7 बन गए आपके अर्थमेटिक के, तो 25 एक एवरेज मान के चलते हैं कि आप 25 से 27 क्वेश्चन बना लोगे अर्थमेटिक में, क्वांट में। उसके बाद फिर आप चले आओ, 20 मिनट आपने यहाँ दिया, 10 मिनट उधर दिया था, 30 मिनट। अब बचे आपके पास 15 मिनट, 12 ही मिनट मान लो थोड़ा बहुत लेट हो गया। उस 12 मिनट में आपके पास 4 पजल बनाने हैं। एक पजल को मान के चलो कि 3 मिनट लगता है एवरेज, लेकिन अगर आपकी स्पीड स्लो हो सकता है 3 ही पजल बने, तो भी आप रीजनिंग में आराम से, आप अगर 3 ही पजल बनाते हो तो 20 पहले अटेम्प्ट किए थे, 15 इधर कर लोगे, 35 अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे, 25 इधर किए थे, 60 अटेम्प्ट बहुत अच्छे माने जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि हड़बड़ी मत मचाना, ध्यान से देखे करना। पजल में आप एक एक जो भी उसमें दिया रहेगा इंस्ट्रक्शन, ध्यान से पढ़ पढ़ के, क्योंकि अगर एक मिस होता है पूरा पजल खराब हो जाता है। इसलिए ये नहीं कि हमको 40 का 40 ही अटेम्प्ट, 35 ही अटेम्प्ट हो, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। और जब आप उसको पूरा दे लो मॉक, एनालिसिस करो कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके गलत हो रहे हैं। अगर आपके लगातार दिन में दोनों मॉक में वो चीज़ गलत हुए तो उसके क्लास को आप अच्छे से देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बार बार एवरेज टाइम से अधिक आपका ले रहा है, उस टॉपिक पे आप अच्छे से कम 20-30 क्वेश्चन बना लो 7 दिन तक, ताकि वो स्पीड आपकी बढ़ जाए। अब बचे हैं केवल 7 दिन आरआरबी पीओ के लिए, और लगभग 14 से 20 दिन आरआरबी क्लर्क के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने चीज़ मैंने बताए हैं इतनी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए, और साथ में केवल 2 मॉक दीजिए, एक सेक्शनल
और 2 फुल मॉक। 2 से अधिक मत दीजिए। जो लोग 2 से अधिक दे रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे। अभी उनको नहीं एहसास हो रहा है, बाद में उन्हें इस चीज़ का फील होगा कि हाँ वो बहुत बड़ी गलती किए हैं। और दूसरी बात, ऐसे मॉक टेस्ट आप मत दीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस गिरे। आप वही मॉक टेस्ट दीजिए जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा हो गया। तो इन सब का लेवल एग्ज़ाम का लेवल है, ऐसा नहीं कि बहुत गिरा हुआ लेवल है। आप इन्हीं के मॉक देके भी आप एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे। मैंने प्रीलिम्स टेक्स्ट बुक के ही मॉक को देख के क्लियर किया था। मेंस मैंने प्रैक्टिस मॉक यूज़ किया था, लेकिन प्रीलिम्स के लिए टेक्स्ट बुक का ही लेवल काफ़ी अच्छा था। एग्ज़ाम का ही लेवल था, ना बहुत लो ना बहुत हाई। तो आप, मैं ये कहूँगा, अगर जो लोग इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ हो जा रहा है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का मौका दे के देख लीजिए। उसका अटेम्प्ट भी आपका अच्छा होगा और एग्ज़ाम के ओरिएंटेड एग्ज़ाम लेवल का ही है। फिर भी इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।